Hello viewers, our today's guest is a familiar face in Bollywood. He is a veteran actor who has graced both the big and small screen for over 5 decades. With a career spanning theatre, film, and television, he is known for his portrayal of the quintessential common man, endearing officers, and a variety of nuanced characters. From heartwarming comedies to hard-hitting dramas, his impactful performances have left a lasting impression on audiences nationwide. So, viewers, let's welcome Anjan Shrivastava जी. सर कैसे हैं आप? नमस्ते, कैसे हैं? Sir, my first and foremost question is, as we know that two women played a vital role in your life. One is your mother and the second is your better half. So I request you to tell something about both the women. उन्होंने आपके लाइफ में better half. I couldn't. Better half. Acha, my mother and my better half. yes, Okay, yes, okay. yes, yes. मदर मतलब वो तो अब रही नहीं, हम्म, पर उन्होंने इंस्पायर किया था कहीं कहीं मेरे इस एक्टिविटी में, क्रिएटिव आर्ट में, रेडियो प्लेज में, which I was not permitted from my dad. And उन्होंने कहा कि ते रेडियो प्ले करो. She inspired and she was a good singer for Ravindra Sangeet. And she is a housewife. She was. And उन्होंने पाला पोसा मुझे, इंसान बनाया. पिताजी के कैरेक्टर से काफी प्रेरित हूं मैं. उसका असर मेरे जीवन पर अभी तक है. Hard man, honest, sincere in his banking career. He was known as Tiger of Allahabad Bank once upon a time. And बोलते हैं ना, सीधा रहना मतलब ज्यादा हाई फाई नहीं था उनके जिंदगी में, काम हाई फाई का था. तो वो सब का असर हमारे जीवन पर, चाहे एक्टिंग करियर कहिए चाहे बैंकिंग करियर के, उस पर पड़ा है हमारी जिंदगी में. एंड स्टिल कैरिंग ऑन दैट. आई एम गेटिंग फ्रूट्स आउट ऑफ दैट डेफिनेटली. बोलते हैं ना, सच्चाई का रास्ता कठिन होता है लेकिन बड़ा अच्छा होता है, बहुत मजेदार होता है. तो वो जो उन्होंने जीवन बिताया है उसका असर मैं अभी प्रैक्टिकल लाइफ में कर रहा हूँ, तभी तो उसका फायदा है. अगर प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं कर पाए कहीं कहीं पर उतना कड़क, हम उनके जीवन में ये सब नहीं था. आज के जमाने का ये हाई फाई का जो जमाना है, या जो कुछ डेवलपमेंट हो चुका है वो तो उस समय था नहीं. और जो कुछ भी हुआ ये बस प्रोग्रेसिव, और उसी हिसाब से मैंने अपने बच्चों को उतना ही छूट दी है. तो माँ का असर, पिताजी का असर, और उसके बाद शादी होने के बाद से 1982 से मेरी पत्नी का असर. और I never expected that she will be able to cope up with Mumbai and their surroundings. तो मेरी वाइफ का असर बहुत ज्यादा है. वो धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त और साल बीतते गए, उनका कोऑपरेशन ये है कि अब उनके बिना मैं कुछ काम नहीं कर सकता, एक पग नहीं रख सकता मैं, क्योंकि आई एम 76 नाउ. तो धीरे धीरे इस स्थिति में आ गया हूँ कि उनकी वजह से ही काम कर पा रहा हूँ. लोग ताज्जुब करते कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चलना फिरने में तकलीफ होती है, स्लिप डिस्क हो गया है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज है, एंड लॉट ऑफ ओल्ड एज का जो प्रॉब्लम्स होता है. पर while working I get spirit. Even I'm going to perform on stage also on 1st May. So that is not easy to perform on stage at this age, but I will do it. शतरंज के मोरे हमारा प्ले है. तो इप्टा का जो 1st May को हमारा इप्टा का बर्थडे होता है, फिर हम कई प्लेज होंगे जिसमें हमारा भी एक शतरंज के मोरे है. राकेश बेदी का भी है, मेरा भी है, मेरी बेटी का भी है, रंजना का. हमसे ज्यादा प्ले ये लोग करते. नेक्स्ट न्यू जनरेशन इज डूइंग मच मोर देन मी, बिकॉज आई हैड बीन डूइंग लॉट ऑफ प्लेज विद सत्यू, रमेश तलवार, और बहुत सारे डायरेक्टर आए गए, सुभाष डंगाइच, बहुत सारे लोग किए, और काफी प्लेज किया मैंने. 82 में आया
मैं 78 के बाद से मैं यहाँ इप्टा के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और तब से लेके आज तक मैं लगा हूँ। ऑल इंडिया इप्टा का भी कुछ ऑफिस बिरर में हूँ, और यहाँ इप्टा मुंबई का तो है ही है। तो ये हमारा बेसिक लाइफ का एक हिस्सा है, जिसके बिना हम लोग नहीं रह सकते। मेरा परिवार ही नहीं रह सकता है एक्चुअली। मेरी बहू भी जो आई थी, वो भी ऑल इंडिया इप्टा आगरा से कनेक्टेड है। तो इस तरह से, पर दो इस समय मेरा लड़का जो है, बेटा, वो लंदन में है, जिससे आपने कांटेक्ट किया और जिसने हमको प्रेशराइज किया कि आप ये कर लीजिए। थैंक यू। अभिषेक, तो ये है वाइफ का, ये है कि आई कैन नॉट इमेजिन कि व्हाट एल्स शी इज डूइंग। खाना बनाना और खाना क्या खिलाना, शी नोज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर माय हेल्थ, एंड मेरे पाँव में क्या तकलीफ है, कहाँ कटा है, या मेरे कपड़े क्या होंगे, या मेरे पेपर्स कहाँ हैं। और मेरी चेक इस समय हम बना नहीं पाते हैं, क्योंकि चेक बनाएंगे तो गलतियां होंगी। दिमाग में कई तरह की चीजें होती है। बहुत बनाया है चेक, बैंकिंग में भी किया है। कितना 78 से लेके 68 से लेकर के 2099 तक हमने बैंकिंग किया है, 31 ईयर्स। तो ये सब करने के बाद सब छोड़ दिया है। अब मेरी बेटी सब संभालती है मेरा ऑफिस, और 90% काम जो है मेरा वाइफ कर जाती है। रात के 3 बजते हैं, लेकिन खत्म करके जाती है। सवेरे फिर उठ करके वही सर्कल चलता है। शी इज ऑल्सो 69, बट डैडी शादी होके आई तब से आज तक मेरे में लगी हुई है। तो इट इज रेयर, गुरु जी की कृपा, ऐसी वाइफ मिली उनके आशीर्वाद से, बड़ी भाग से मिलता है ये सब। Which is why I did not use the word wife. I did say better half. आप फुल हाफ बोल सकते हैं। Yeah, full half. Right, sir. Sir, actually, as I know that you have been participating in theater since I think 60s, 70s, as I know. कलकत्ता, Yeah, in कलकत्ता में Calcutta. हमने 10 साल वहां प्ले किए। जी जी। और उस समय बम्बई आने का कोई इरादा नहीं था मेरा। फिल्में करना चाहता था बंगला में ही, और किया भी एक आध। यहाँ आने का इरादा तब हुआ जब हिंदी थिएटर उसमें संकुचित हो गया 3 ही ग्रुप में, और 3 ग्रुप में पॉलिटिक्स होती है, नेचुरल पॉलिटिक्स होती है। तो ऐसा लगा कि मेरा एक दोस्त था सुरेश शर्मा, उसने मुझे प्रेशराइज किया कि तू चला जा मुंबई। मुंबई में क्या है यार, कैसे क्या करूंगा, तू चला जा मुंबई, तू चला जा। हर रिहर्सल के दिन के बाद बस स्टॉप में वो एक ही रट लगाता था। वो दिमाग में बैठा, और उसने एक लेटर दिलवाया ऋषिकेश मुखर्जी के नाम से, और इस तरह से इंस्पायर्ड हुआ। और एक एक्ट्रेस है वहाँ, पल्लवी मेहता, उनके हस्बैंड ने भी एक लेटर लिख के दिया। श्यामानंद जालान कलकत्ते के एक रिनाउंड डायरेक्टर थे, अब तो नहीं रहे, बैरिस्टर थे, और बहुत बड़े डायरेक्टर थे थिएटर के। साहित्य नाटक अकादमी पाया हुआ ऐसा डायरेक्टर था। तो 2-3 अच्छे डायरेक्टर थे जिनसे के साथ काम करने का मौका मिला मुझे, और तो बहुत कुछ सीखा वहाँ। कलकत्ता वाज माय ट्रेनिंग सेंटर। रेडियो प्ले, गले की आवाज, और कैसे खड़ा रहना है थिएटर में, और थिएटर से हमें फिल्म टेलीविजन में बहुत मदद मिली, कैरेक्टर कैसे पकड़ना है, और उससे ज्यादा फिर बाद में यहाँ ट्रेनिंग मिली। बट उसका असर हमारे ऊपर बहुत पड़ा, और उस ट्रेनिंग के बाद तीनों आदमियों ने जब किया, तो यहाँ सत्यदेव दुबे जी का ग्रुप था, श्यामानंद जी ने लेटर लिख के दिया था। उनको लेटर दिया मैंने बांद्रा स्टेशन के बाहर गेट पर। तो उन्होंने कहा कि बेटा अभी तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, जब करेंगे तो बताएंगे। पर बैडली आई वाज सर्चिंग फॉर ए थिएटर। तो दिनेश ठाकुर के अंक में घुस गया, उन्होंने हमको प्ले करवाया, रिहर्सल करवाया। उसके बाद 15 दिन के बाद मेरी बैंक की नौकरी वापस आ गई, जो कि छोड़ के आया था, ट्रांसफर नहीं हो रहा था। ऑलरेडी 10 साल काम कर चुका था मैं, 1968 में बैंक ज्वाइन कर चुका था। 78 तक मैंने बहुत विदाउट पे रह गया, और तकलीफ तो होती थी यहाँ। वो जो स्ट्रगल किया है मैंने, जनरली मैं इंटरव्यूज में नहीं बताता हूँ। बहुत वेरी बैडली आई हैड टाइफाइड आल्सो हियर, बिकॉज खाना
पीना, रहना. It was hard job without money. So those days passed, no doubt. पर उसमें ऑल इंडिया रेडियो का मेरे पास वो था लाइसेंस, जिससे जा जाके रिकॉर्डिंग कर लेता था कभी, और कुछ इधर उधर के डबिंग में मिल जाता था. उस समय खाना पीना उछल पाव ही होता था जनरली, तो उससे नेचुरली पेट खराब हो गया. खाना कहाँ रॉयल तरीके से माँ का बना हुआ हाथ का खाना खाते थे, वो अचानक छोड़ दिया मैंने. आई वाज डिटरमिन्ड टू गो. पिताजी ने भी एंड मौके पर उन्होंने कहा, बहन के डेथ, हमारी एक बहन थी, वो लिटरेट थी काफी, एमए कर रही, डेथ हो जाने के बाद पिताजी ने कहा तुम बम्बई जाना चाहते हो जाओ. हम कहीं जाना नहीं चाहते, अभी नहीं, जब भी जाना चाहते हो बताना, चावला जी का घर है. तो उन्होंने 3 महीने के लिए मुझे एक जगह दी, और मैं जब आया तो मैं 3 महीने चावला जी के घर में वर्सोवा में रहा, और 3 महीने जिस दिन पूरे हो गए, चावला जी ने कहा मेरा घर छोड़ दीजिए. तो पिताजी बस मे बी चेकिंग वेदर ही कैन स्टे और नॉट, और उनको उम्मीद थी कि मैं लौट जाऊंगा. मैं बहुत सीधा साधा था, इतना प्रैक्टिकल नहीं था. तो वो ज्यादा उम्मीद थी कि वो रुक ही जाएगा, लौट आएगा. पर मैंने कहा कि नहीं, मैं ट्राई करता हूँ. और मेरी एक दोस्त ने 300 रुपया भेजना शुरू किया, तो 300 रुपया और रेडियो के प्लेस वगैरह से कुछ काम चला. पार्थो घोष एक डायरेक्टर थे, उसके साथ मिलके मैंने एक रूम लिया जिसमें 2 बेड थे, जिसका उस समय 300 रुपया पड़ता था. तो 300 रुपया तो चला जाता था उसी में, और फिर बाकी तकलीफ थी. खैर 6 महीना तक निकाला तकलीफ से. उसमें बहुत घटना है, बहुत लंबी हो जाएगी इंटरव्यू. बिल्कुल बिल्कुल. इतना एपिसोड थे उसमें कि इट्स ऑफ नो यूज. इसमें राष्ट्रीय प्रोडक्शंस भी आता है, जी से मिलते थे काम के लिए. और इप्टा, बाद में इप्टा का रास्ता मिल गया, बिकॉज कलकत्ते में मैंने एक फिल्म की थी चमेली मेमसा. वहां मैडम आभा धुलिया, जो अभी आभा रंजन हो गई है, साउंड रिकॉर्डिस्ट राकेश रंजन की वाइफ है और एक्ट्रेस है. वो उसमें मैं लीड करे थे, मिठुन थे, टॉम अल्टर थे. चमेली मेम साहब एक बहुत सेलिब्रेटेड सब्जेक्ट है, भूपेन हजारिका का लिखा हुआ, आसामी में भी हुआ, बांग्ला में भी हुआ, हिंदी में भी हुआ. तो हिंदी के फिल्म में मुझे लिया गया था कलकत्ते में ही चुन करके. लेने के बाद एक बंगाली कैरेक्टर का हिंदी में मैंने कैरेक्टर किया वहां पर, और वहां पे आबा जी से मुलाकात हुई. और वहां मैंने पूछा था कि मुंबई में थिएटर वोटर चलता है कि नहीं, तो उन्होंने बताया था. यहाँ आने के बाद आबा जी का घर पता करते करते मैं पहुंचा, पता चला कि मैं जहाँ रहता हूँ उसके ऊपर ही रहती है, उसी बिल्डिंग में. किसी को जानता नहीं था, और कभी देखा भी नहीं कि ऊपर रहती है. नीचे ग्राउंड फ्लोर में एक जगह था, हम लोग मोहम्मद पार्थो घोष रहते थे. तो आपा जी ने कहा, उनके घर गया तो देखा कि रामेश्वरी जी बैठी हैं, और उनके दोस्त थे वो लोग FTII के एक साथ में. उन्होंने कहा कि तुम थिएटर बोल रहे थे ना, ये देखो जावेद खान बैठा हुआ है, ये इसका ग्रुप है थिएटर इप्टा. तो हमने कहा मैं करना चाहता हूँ. ठीक है, आप आ जाइए, फलाना जगह उस दिन मिलेंगे. और इस तरह से इप्टा के दरवाजे पर मैं पहुंच गया, और वो आज तक मैं कंटिन्यू कर. बहुत सारी कहानी है साहब, क्या क्या बताऊं, आप पूछिए तो बताओ मैं. सर आप ये बताइए कि आप इतने समय से थिएटर से जुड़े रहे, और आज आप शूटिंग के कारण देश विदेश, कम से कम भारत में तो आप बहुत जगह जाते रहे होंगे, वहां के हाँ, थिएटर्स को भी आपने नहीं देखा नहीं, है. गलत फहमी मत रहेगा. हाँ. थिएटर के कारण मैं फिल्म छोड़ चुका हूँ, हाँ. साउथ की फिल्में छोड़ चुका हूँ. बापू का ऑफर था उस समय. थिएटर के डेट है, वो थिएटर के डेट रहेंगे, यही सीखा है मैंने. और खासकर जब यहाँ इप्टा का तो चैप्टर बताया नहीं आप, यहाँ आने के बाद नया ट्रेनिंग जो मिला हमें, RM सिंह, लेट RM सिंह, उन्होंने एक्टिंग का एक अलग चीज बताया, सिंसियरिटी विद इप्टा का मतलब बताया. और इसके लिए हम कई दिनों तक ट्रेन से रिहर्सल्स का जगह से वो निकल के जाते थे, और ट्रेन में बैठा के चावल दाल खिला करके, मैंने हम अपना अपना पैसा दीजिए, और ट्रेन से बैठ करके मरीन लाइन तक जाते थे, और फिर मरीन लाइन से वापस आते थे, क्योंकि हमारे पास रेलवे पास था. तो उस बीच में जो ट्रेनिंग मिली है मुझे, उसका असर इप्टा में है. And he dedicated, because he was a very good friend of Balraj Sahni.
लेफ्ट, बोला नहीं फिल्म नहीं करूंगा मैं, मेरी शादी हो चुकी है थिएटर से और मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा। इप्टा का घर बने परिवार यही है हमारा। तो शादी नहीं की थी उन्होंने और पूरी जिंदगी उन्होंने इप्टा में दी और जाते वक्त आंख डोनेट करके गए, जो भी है। तो आरएम सिंह से बहुत कुछ सीखा और वो ऊपर से हंगल साहब आ गए जो टाइम के पक्के। तो थिएटर का डेट है, जो माहौल था, कैफी आजमी है कि हंगल, एमएस सचू और आरएम सिंह, वो माहौल एकदम अलग था। आई वॉज लकी टू गेट दोज माहौल बिकॉज ऑफ माई गुड आई फील करेक्ट जगह पे पहुंचा हूं मैं। अगर गलत जगह पहुंचा तो गलत हो जाता। बिल्कुल। जो पिताजी माताजी लोगों को तकलीफ होती है, चिंता होती है कि बाप बेटा अकेले बंबई जाके बिगड़ जाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं थी। वो किस वजह से कि हमको सही लोग मिले। संगत बहुत जबरदस्त चीज हो और उसका असर ये है कि आप बिगड़ते बिगड़ते भी नहीं बिगड़ पाए। बिल्कुल बिल्कुल। बिगड़ने का तो बहुत सारा एवेन्यूज है। बिल्कुल। अब यहाँ आपके पिताजी का ये आ जाता है कि आपको तय करना है, आपको तय करना है कि आप जीवन को किस तरफ ले जाएंगे। आपको ये मौका मिला है। अब हम वो देखेंगे कि पिताजी ने क्या किया। अगर वो इस जगह पे होते तो क्या करते। इसी ढंग से मैं चला अपनी इंडस्ट्री में भी। उसका असर अच्छा है कि आज हमारे पास 180 फिल्में हैं बिना किसी बदनामी के। कोई स्कैम नहीं है मेरे पास। स्कैम तो मैंने एक बार बनाया था खुद कि कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। स्कैम बनाया था तो लोगों ने क्या करते, बोले स्कैम है, अगर ये सब हंगामा होगा तो बोले कुछ नहीं होता है, एक्टर एक्टर होता है। बात सही है, स्कैम से कुछ नहीं होता है। And one more thing, sir. उस समय And होता one था। more thing, I would like to add: people should be known for good reasons. मैं समझा नहीं, क्या बोले आप? मैंने कहा हमें अच्छे कारणों से ही याद किया जाना चाहिए। वी शुड बी, हमें अच्छे कारण से ही हम लोग याद करें। बाकी लाइन है वैसे भाई, ये लाइन है उसका भी है। आप काम कर लिए, फिर आपने गृहस्थी में आ गए। हम उसको अगर नहीं छोड़ देंगे, कहते हैं ना एक्टिंग में ही आप एक कैरेक्टर कर रहे हैं, उसको फिर छोड़ दीजिए और फिर उसके में घुस जाइए। ये है तरीका जीवन का। अगर मैं उसी में करके बहता बहता इधर उधर उधर डाइवर्ट होता जाऊं तो डाइवर्ट। बिल्कुल। तो ये आप तय करना है कि कहाँ तक बैलेंस ऑफ माइंड यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये बताइए कि तब के थिएटर में और आज के थिएटर में आप क्या अंतर देख रहे हैं? इम्प्रूवमेंट हुआ है या नीचे गया है? प्रोग्रेस हुआ है। प्रोग्रेस ये हुआ है कि नई नई चीज आई है, नई टेक्निक आई है और नए डायरेक्टर्स आए हैं। लेकिन जो बात पहले की थी कम थी, कुछ लोग ही डायरेक्टर थे और चूंकि जैसे टेलीविजन शुरू हुआ था ना, तो उसको सिनेमा के साथ कंपटीशन करना पड़ता था। ऐसी चीज बनाए कि लोग इधर उधर न देखे। उसी तरह से थिएटर उस समय जो दिया जाता था, हाँ हालांकि फालतू थिएटर भी होते थे, या मैं भी थिएटर कर लूं, जरा मैं भी थिएटर कर लूं, वो तो होता था। बड़ी संस्थाएं जो है दिल्ली में और कलकत्ते में और महाराष्ट्र में सीरियस थिएटर हुआ है। और वो सीरियस थिएटर, बट वो लोग जनता को भूल गए हैं। जनता एक पर्टिकुलर जेंट्री आती थी, एलाइट। तो जनता के लिए थिएटर करने का जो प्रैक्टिस है वो हमको बंबई के इप्टा में मिला, जो कि कलकत्ते में मिलना चाहिए था। क्योंकि मैंने बंगला थिएटर उतना नहीं किया। वहां भी थे अजितेश बंदोपाध्याय थे और ये जो अपने इप्टा की क्या नाम है, बादल सरकार, और तो बहुत बड़े स्टॉल थे बहुरूपी ग्रुप के। हाँ हाँ, नाम भूल रहा हूँ मैं। तो ये सब है। जनता के लिए थिएटर करना इप्टा ने सिखाया और उसमें ईगो और मेरा कम हो गया। ईगो थोड़ा होता है ना एक्टर का, वो धीरे धीरे इप्टा में मेरा खत्म हो गया। तब याद आया कि व्हाट उत्पल दत्त वाज डूइंग इन कलकत्ता।
उनके प्लेस होते थे हाउसफुल, और हाउसफुल ही नहीं, मुगले आजम की तरह बाहर एक दिन पहले रात को लोग ईटा रख देते थे कि मेरा लाइन है, टिकट के लिए मारा मारी होती थी, पुलिस आती थी। उसके बावजूद हाउसफुल होने के बाद भी लोग परेशान होते थे कि कैसे देखे, बैरिकेड हो या टीनेर तलवार। और उत्पल दत्त आते थे, प्ले किया, आप इतना एनग्रॉस हो जाएंगे कि मैं ऊपर रिहर्सल करता था संगीत कला मंदिर के ग्रुप में, बिरला का ग्रुप था, उतर के बालकनी मिलता था मुझे, फ्री था, मंदिर के अंदर ही था मैं, वहां से झांक के देखता था। इफ्ता के प्लेस भी आते थे, बलराज जी का थोड़ा, फिर थोड़ा उत्पल दत्त का। उत्पल दत्त क्या करते थे, प्ले हुआ और खूब क्लैपिंग हुई और निकल जाते थे, 1 मिनट भी नहीं रुकते थे थिएटर स्टेज, अप्लॉज के लिए या परिचय के लिए, जो एकदम नहीं, एकदम बेकार चीज है, इससे कोई मतलब ही नहीं। उसके जगह पे कड़सी था, इसलिए शोभा सेन उनकी बीवी खड़ी होती थी और पब्लिक को धन्यवाद देके निकल जाए। हमने अपने मामा जी से पूछा, जो कि क्रिएटिव आर्ट से हमारा ननिहाल ज्यादा था कनेक्टेड, पिताजी की साइड में नहीं था, तो उन्होंने कहा कि ये आदमी तुरंत समय नहीं गंवाता है, निकलता है और जाके रैटिलिन खाकर, रैटिलिन क्यों खाते हैं, रात जगने के लिए, 12 बजे जाके रात जगना है, और प्ले लिखते थे। सोचिए उसमें कैसा डेडिकेशन होगा। एक बैरिस्टर अपना प्रोफेशन छोड़ के थिएटर वर्ल्ड में आया, और थिएटर में ऐसा, तो उसका क्रिएटिव माइंड बहुत पहले से था, तभी वो काम करना शुरू किया। और ये तो बाद में बांग्ला प्लेस में करने लगे कि थिएटर के लिए पैसा चाहिए, और बड़ा करना चाहते थे। कल्लोल नाटक किया था उन्होंने, मास्टरपीस स्टेज पर, जैसे पानी का जहाज और ये सब, जैसे लाइटिंग, तापस सेन की लाइटिंग करके, ये सब जमाना थिएटर का ही है। ये हॉलीवुड अभी भी नहीं हुआ है हिंदुस्तान, जहाँ थिएटर सबसे ऊपर हो, और थिएटर के एक्टर को इतना पैसा मिलता है कि सिनेमा की तरफ देखता है, उनको हाथ जोड़ के लाना पड़ता। ये थिएटर फेस टू फेस ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से, तो अब वो टेक्निक इतना बढ़ गया है कि ये चीज कम होती जा रही है, और पब्लिक नई नई चीजों को देखेगी। जैसे टेलीविजन आया तो सिनेमा कम हो गया, उसी तरह नए नए प्लेस, नए नए चीज, नया इंटरटेनमेंट का जरिया, आजकल ओटीटी भी आ गया। डाइवर्सन, आज के डेट में डाइवर्सन ज्यादा है, जो पहले नहीं था। थिएटर में ये डिफरेंस है, पर सब्जेक्ट और टेक्निक ज्यादा बढ़ गया है। पर कंटेंट की कमी भी है सर, अच्छे कंटेंट की कमी भी है। अभी कंटेंट की कमी है, क्योंकि लोग डाइवर्ट हो गए इस तरह से, होता ना, दिमाग काम नहीं कर रहा, पढ़ने वाला लड़का अलग अलग चीजें सोचने लगता है, तो उसका दिमाग तो करप्ट हो जाता है। करप्ट होने से नेचुरली कोई चीज नहीं आएगी। पर गांव गांव में चीजें हैं, रीजनल साइड में बहुत सारी चीजें हैं जो पॉलिटिक करती है, वहाँ काम हो रहा है, वहां उनसे कॉन्टेक्ट रखता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, खासकर कर्नाटक साइड में। सर वैसे तो हम कहते हैं कि हमारा जो कंट्री है वो सेक्युलर है, मगर उसके बावजूद हमारे यहाँ रिलीजन और कास्ट बहुत
वी जनरली कीप ऑन द टॉप। तो आप श्रीवास्तव हैं, कायस्थ हैं, जब आप मुंबई में आए, कायस्थ रूल कर रहे थे, तो आपको कुछ सपोर्ट मिला कि नहीं मिला उससे? लंबी बात हो जाएगी। मेरे पिताजी हम्म। कायस्थ थे, हम्म। बैंक में बहुत सारे कायस्थ थे। हम्म। किसी कायस्थ ने कहा कि मृत्युंजय, हम लोग के साथ हो, लो कायस्थ हो। तो क्या हुआ, कायस्थ हूं, तुम भी हो, काम करने में कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये जो हम लोग काम करते हैं एडवांस डिपार्टमेंट का या इंस्पेक्शन का, क्या फर्क पड़ता है? बाबूजी बोलते थे कि इन सब में नहीं जाना चाहिए। अगर आप नेशनल थॉट के हैं, इन सब में नहीं। हाँ, अपने कायस्थ बिरादरी को कोई हेल्प करना है, हेल्प कर दो, लेकिन इसमें घुस मत जाओ। इसको छोड़ के हमारा कुछ नहीं है। इसके लिए गलत काम भी कर जाए ना, ग्रुपिंग करने से दूसरे ग्रुप, दूसरे लोग आपसे दूर हो जाते हैं। खासकर हमारे लाइन में ठीक है, आप सपोर्ट करो, सपोर्ट करने का तरीका बहुत है। एक कायस्थ को सपोर्ट करो, लेकिन ऑब्वियस मत करो। हाँ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला जब तक कि वागले नहीं आया। किसी को मालूम नहीं कि मैं कायस्थ हूँ। उसके बाद सारे कायस्थ बिरादरी हमको वाह वाह करने लगे और सीकेपी जीकेसी का वाइस प्रेसिडेंट भी बना दिए। लेकिन इससे कुछ नहीं हासिल होता है। हम लड़का ढूंढ रहे हैं, वो जो हाँ बहुत वाह 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 वाह, आ गया आ गया आ गया, इससे कुछ नहीं होता है। असली काम करने वाले लोग असली काम कर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें हमको सपोर्ट वैसे नहीं मिला कि कायस्थ ने हमको सपोर्ट किया। बहुत अच्छा सर। पर अभी आप जी। कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, वो कब, जब उनको लगा कि टैलेंटेड है, ही शुड गेट समथिंग। वो काम देखना, थिएटर के काम देख करके हमको थिएटर से थोड़ा बहुत काम मिला। और जैसे धीरे धीरे मिलता गया, सब स्टार लोगों के साथ मुलाकात होती गई और मुलाकात होती गई तो लोगों को समझ, भाई आप हमको समझेंगे जब हमारा काम देखेंगे। नहीं तो ऐसे ह्यूमन बीइंग ठीक है, हेल्प चाहिए तो अपने बिरादरी में, आपके पत्रकारिता में कोई सचमुच में पत्रकारिता है, वो क्या नाम थे, एनडीटीवी वाले थे, वो ऐसा कोई टैलेंटेड है तो क्यों क्यों आप उसको छोड़ेंगे, चाहे किसी बिरादरी का हो। बिल्कुल बिल्कुल। निकल गए एनडीटीवी से, हाँ। उन्हीं के लिए देखते थे एनडीटीवी। और ये कास्ट रिलीजन, ये तो पब्लिक के ऊपर है। ये पॉलिटिशियन तो उसका इस्तेमाल करते हैं, कोई भी पॉलिटिशियन, चाहे पहले चाहे अभी। ये हमारी सोच है। हाँ, उकसा देंगे हमको तो हम कायस्थ बिरादरी के लिए दौड़ेंगे। अगर उकसाएंगे नहीं तो अपने विवेक से काम करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। हाँ, अब चित्रगुप्त की पूजा होती है तो हम जाते हैं, लेकिन उसको ऑब्वियस करके अब हाँ भाई आप शूटिंग नहीं करेंगे आज तो चित्रगुप्त पूजा, ऐसा नहीं। काम करना हमारा जरूरी है, सबसे बड़ा काम है काम करना। वर्शिप अभी इस हालत में एकदम अलाउड नहीं है डॉक्टर के हिसाब से। लेकिन मैं जाता हूँ मीरा रोड, यहाँ से काफी तकलीफ होती है, जाने में इंस्पिरेशन रहता, आते वक्त एकदम बोर हो जाता। गाड़ी से ही जाता हूँ आता हूँ, लेकिन तकलीफ तो होती है। और आने के बाद 12 बज जाते हैं। आने के बाद फिर पूजा पाठ हमारा होता है गुरु का। मैंने दीक्षा ली हुई, मैं और पत्नी ने एक साथ दीक्षा ले ली है, घर के लिए, परिवार के लिए, अपने मेडिटेशन के लिए करता हूँ, चाहे कितना भी बजे। तो कायस्थ बिरादरी के लिए हमने बोल रहे, कायस्थ बिरादरी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, बिल्कुल थे, लाल बहादुर शास्त्री भी थे, एयर आपके मार्शल चीफ आपके भी फिल्म थे, इंडस्ट्री से अमिताभ बच्चन भी थे, जिनकी आपने काफी अमिताभ बच्चन है। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा असली कायस्थ है, असली कायस्थ शत्रुघ्न सिन्हा है, नो डाउट। बच्चन साहब का बहुत मदद इसलिए नहीं कि वो कायस्थ है, बैंकिंग आपने किया है। he helped me a lot as a human being. He helped me a lot as a human being. मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं श्रीवास्तव हूँ और वो भी हरबंस राय जी के बेटे हैं इसलिए हाँ, हरबंस राय जी मेरे पिताजी के प्रोफेसर रह चुके हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, इंग्लिश प्रोफेसर, वाज स्टूडेंट देयर, बाबूजी बताते थे। पर एक संभ्रांत परिवार है अमिताभ बच्चन का, बहुत ही कल्चर्ड परिवार है, बैलेंस्ड है,
उनका जो हेल्प मिला बैंकिंग में हमारे लिए हेल्पफुल हुआ, काफी हेल्प, मदद बहुत मिली। हमारा ब्रांच, देखिए अब हम नौकरी करते हैं, हमारा बॉस जो है हमसे खुश होगा तभी तो हमको छूट देगा, थिएटर करो या फिल्म करो। इतना हेल्प हो गया कि चेयरमैन आकर के बोलता है कि तुम हमारे अंडर हो, तुमको मास्टर साइन करने की जरूरत नहीं, और क्या चाहिए। तो मैनेजर भी समझ गया कि इनको छूट देनी पड़ी। इस तरह का इनडायरेक्ट हेल्प हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर आप हों और वागले की दुनिया की बात ना हो, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची, मैं तो यही कहूंगा। तो सर आप उसके बारे में कुछ यादें आप कुछ बता सकें नहीं जानना अभी भी। चाहेंगे, बहुत भूल चुका हूँ उस बारे में। हम्म 2 लाइनें इस चैनल पर भी बोल दीजिए सर। मैंने कहा ना, स्ट्रगल पीरियड में उछल पाव का समय था। हम्म उछल पाव से नौकरी आई तो रोटी पानी भी मिलने लगा, हम्म घर का भाड़ा भी होने लगा। हम्म और फिर बाबूजी ने कहा अब शादी करो। हम्म शादी करने के लिए गया, अरेंज मैरिज था। हम्म शादी करके जब आया तो बोला अपनी पत्नी को ले जाओ। मैं कहाँ ले जाऊंगा, हम्म मैं पेकिस रहता हूँ। हम्म बोला वो नहीं सब मालूम, अरे ये तो हाँ फंस गए हम, हाँ बिकॉज ही वांटेड टू गिव मी दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम्म तो हमको समझ में आएगा कि इस लाइन में चला के हम चल। और उन्होंने फिर मुझे चैलेंज कर दिया और हम्म मैं लेकर के आया। हम्म इस तरह से जब उनका हेल्प मिलने लगा, शी हेल्प मी लॉट। हम्म इन लोगों को मालूम था कि मैं सिनेमा लाइन में काम करता हूँ। हम्म इसके बावजूद कैश ब्रादर में इसमें कई तरह के लोग हैं। कुछ लोगों ने कहा अरे नहीं सिनेमा वाला है, छोड़ो छोड़ दो। हम्म और कुछ इन लोगों ने कहा कि नहीं यही यही ठीक है, हम्म, इनके पिताजी ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर पिताजी ने इनके पिताजी से चेक किया कि वो खुद ईमानदार आदमी थे, इसलिए ईमानदार आदमी ढूंढ रहे थे, हम्म पैसे वाले नहीं ढूंढ हम्म रहे थे। हम्म और सही मूल्यांकन किया उन्होंने। हम्म धीरे धीरे समझ में आता है पिताजी ने क्यों ये सब किया है। हम्म तो उसके बाद 82 के बाद हम्म वो 88 का समय आया। हम्म और मैं इन दिनों आपको बताऊं, मेरा एक, जैसे थिएटर में सत्यु हैं जिन्होंने बहुत सारे प्लेस कराए मुझे, लाइमलाइट में दिया। ख्वाजा अहमद अब्बास के सामने भी हम्म नजर आए हम, लोगों के नजर में आया बकरी नाटक से। हम्म उसी तरह से हम्म कुंदन शाह पाइवटल रोल किया हमारी जिंदगी में। कुंदन शाह, देखिए कुछ कायद बिरादरी के नहीं थे वो, लेकिन वो देखा कि एक टैलेंट है, पृथ्वी थिएटर में प्ले करता है, इसको बुलाओ। ये जो जिंदगी में उसने बुलाया, 7 डिफरेंट रोल दिए। मैं भाग रहा था, वो करवा रहा था। मैं भागा नहीं, मैं नौकरी छोड़ के, नौकरी छोड़ के नहीं करना है तेरे को, जब वहां से निकल के आके तब करना है। पकड़ पकड़ के करवाया कुंदन। फिर उसके बाद जो जो काम करता रहा कुंदन, हर सीरियल को चाहे इंतजार करवाया, चाहे मनोरंजन करवाया, चाहे कोई भी काम, ये जो जिंदगी से लेकर के हर काम, इवन सिनेमा आया, सिनेमा करवाया। तो उन्होंने जब आर के लक्ष्मण से मिले ये लोग, इसके पहले जो डेवलपमेंट हो गया था मुझे नहीं मालूम था। रवि ओझा होते थे पहले, नहीं रहे, रवि ओझा डायरेक्टर। वो दुर्गा कोटे प्रोडक्शन से कनेक्टेड थे, और दुर्गा कोटे प्रोडक्शन नंबर 1 प्रोडक्शन ऑफ, मतलब पैसे वाइज नहीं, स्टेटस में, गुडविल में दुर्गा कोटे प्रोडक्शन पहला एड बनाया था एक बार, पनामा सिगरेट, अशोक कुमार। तो दुर्गा कोटे प्रोडक्शन जो है एड बनाता था, उन्होंने शॉर्ट फिल्म बनाते थे। उन लोगों ने डिसाइड किया, आर के लक्ष्मण उनके दोस्त थे, उन लोगों ने आरके को कहा कि भाई कुछ बनाइए। इधर दूरदर्शन से आरके को प्रेशराइज होने लगा कि आप कुछ करिए, आप कार्टून के बुक्स जो है उसी को शूट करके दे दी, बट समथिंग आरके लक्ष्मण का आना चाहिए, ऐसा दूरदर्शन पे है। करते करते ये पता नहीं कैसे डेवलपमेंट हुआ कि सीरियल के रूप में आएगा, कैसे आएगा। इट टुक सो मेनी इयर्स टू डिसाइड, एंड फाइनली जब एक स्क्रिप्ट लेवल पे, ये सब आरके का लिखा हुआ है, आरके ने कंसीव किया, रिटन बाय इन इंग्लिश, उन्होंने लिख दिया, हिंदी नहीं जानते थे वो और समझते थे, और उससे लगा कि ये इंटरनेशनल लेवल की चीज चाहते हैं। और फिर वो डायरेक्टरों को चुनने लगे, डायरेक्टरों में चुन चुन के जाने भी दो यार, उनको शूट किया।
और ये एक्सेप्शनल है, फॉर्मूला फिल्म से अलग है। और तब उन्होंने कुंदन शाह को, अब कुंदन शाह एक्टरों को ढूंढने लगे कि किस एक्टर को लिया जाए। तो जितने भी महारथी अभी कमर्शियल वर्ल्ड में हैं, नाम किसी का नहीं लूंगा, उन लोगों को उन्होंने चेक किया। आर.के. लक्ष्मण रिजेक्ट कर देता था। कुंदन बोला था ये मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा, लगता है एक मौका मिला आर.के. के साथ काम करने का। लास्ट में हमको बुलाया, जब मुझे बुलाया दुर्गा कोटे के घर पे, और उन्होंने कहा कि ये आर.के. लक्ष्मण हो गया। हाँ, उनको तो बुझो नहीं दिया मैंने, क्योंकि कार्टूनिस्ट है, ये है अपने लाइन से, मतलब कुंदन एक सीरियल मेकर है, वो मुझे क्यों बुलाया, सामने रवि हो जाता, अजय जरा पढ़ लो। तो स्क्रिप्ट पढ़ा जब, तब उन्होंने कहा वेरी लाउड। और इस तरह से बाताबाती होने में उन्होंने एक्ट करके बताया। एंड आई थॉट, मुझे लगा चैलेंज है मेरे लिए। मैंने कुंदन को कहा कि मैं एक बार और पढ़ूंगा। दोबारा पढ़ा और पढ़ के निकल गया। और करीब 1-2 महीने के बाद पता चला कि मैं एक एपिसोड, पायलट एपिसोड करूंगा। फिर उन्होंने मैसेज दिया, उसको अंडर करने की कोशिश करो, उसकी आदत है हाई नोट पे ले जाने की। जो हम लोग थिएटर करते रहे, और ऐसी कोई एफटीआई की ट्रेनिंग में मुझे थी नहीं। जो जैसा सरकमस्टेंस, जैसे लोग डायरेक्टर डिमांड करते थे मैं करता था। तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं था, मैंने ऐसे पढ़ दिया था। लेकिन उन्होंने जब कहा, सेकंड टाइम में ओके किया, तो मैंने समझ गया कि इसमें क्या चाहिए होगा शायद। तो मैं उसकी कोशिश की, और ये रवि के कोऑपरेशन से और कुंदन के कोऑपरेशन से पहला एपिसोड मैं कर पाया बहुत सटल वे में, और उसके लिए सबको बहुत पसंद आ गया। सबको, जो प्रोड्यूसर और जो टेक्नीशियन थे। लेकिन आर.के. लक्ष्मण को कहा कि ओनली 80%, अनदर 20% हैज टू कट। अब क्या चीज कट करूं मैं, कौन सा सीन में कट करूं, ट्रेजिक सीन है जो भी है। उसके साथ करते करते सेकंड एपिसोड में ही टोल्ड अंजन इज करेक्ट, इज अ बैरोमीटर। एंड देन वो लाइसेंस मिला मुझे टू कंटिन्यू अप टू 6 एपिसोड। पहला चंक में 6 एपिसोड थे। वो 6 एपिसोड करने के बाद मैं अंदाजा नहीं था कि पूरी दुनिया में इतना हंगामा होगा। तो वो मेरे लिए एक लॉटरी की तरह हो गया। ये गुरु की कृपा है, उन्होंने ही दिया वगैरह। क्योंकि माँ गुरु से बोलती थी, बाबा अकेले गया है, वहां कोई है नहीं, कोई गॉड फादर तो है नहीं, क्या करेगा। बोले सब होगा। और उस समय ऐसा मिला वागले जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कोई। और हमने कहा, अरे भाई ऐसा मैंने क्या कर दिया है जो इतना लोग, ऐसे लगता है कोई चिड़िया खाना में जानवर को देख रहे हैं, ऐसा होने लग गया। तो ओमपुरी दोस्त बन गया था। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, गाड़ी ले लो, एक्टर खाली एक्टिंग से नहीं होता है, स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है बम्बई में। तो गाड़ी हम कहाँ से लें, तो मेरी पुरानी गाड़ी ले लो। पुरानी गाड़ी उससे ले ली मैंने। कई डेवलपमेंट हुए, बहुत एपिसोड थे सर। वागले की दुनिया के बाद इतना ऑफर आने लगा कि पूछिए मत। निकल लगता है जो बिगिनिंग में चाहिए था एक स्ट्रगलर को, कोई इंट्रोडक्शन जिसका नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, कोई काम थिएटर का ही देखा है, सिनेमा कर सकता है कि नहीं, मतलब हाई क्लास सटल एक्टिंग मास्टरपीस जो आदमी कन्हैयालाल करता था, वो वागले कर सकता है। मेरी रेंज बढ़ गई, मेरी ट्रेनिंग हुई, एक्टिंग की एक नई ट्रेनिंग हुई आर.के. लक्ष्मण की वजह से, कुंदन शाह की वजह से। और फिर आए जीवन में राजकुमार संतोषी। तो बिरादरी के तो वो भी हैं, लेकिन बिरादरी की वजह से नहीं, टैलेंट की वजह से। क्योंकि वो जो सुदीप चैटर्जी ने, क्या नाम था एडिटर का, श्याम बेनेगल जी का, उन्होंने कहा साहब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में घनानंद राजा का जो रोल किया है, एन एक्टर टू वॉच, देखिए इंडिया टुडे में लिखा है। कौन है बुलाइए। तो वहाँ तारापुरे गार्डन में संतोषी के ऑफिस में विनय सिन्हा जी भी थे। अपने बिरादरी क्या है, अपना बिरादरी का है राज। बिरादरी का है तो एक्टर किससे क्या मतलब है, राज भी बोला एक्टर है, बोलते हैं ये सुदीप बता रहा है। वो
विनय बाबू हमेशा नहीं रहे, वो अंदाज अपना अपना के प्रोड्यूसर, बहुत प्रेमी आदमी थे। लेकिन एक चीज है, राज संतोषी के बहन की शादी के समय वो बिरादरी वाला काम आ गया, बिरादरी वाला काम आया, तो मुझे कहा, तो हमने बिरादरी में लड़का देखा, मैं और विनय बाबू मिलके शादी तय की, क्योंकि राज संतोषी ने अपनी कहानी सुनाई कि पीएल संतोषी इन लोग बचपन में ही छोड़ के चले गए थे। इतने टैलेंटेड आदमी की इतनी फिल्में दी उन्होंने। हाँ, मालूम है ना पीएल संतोषी के बारे में? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये फिर इन्होंने बता रहे थे पीएल संतोषी की कहानी कि प्राण साहब एकदम डेट नहीं दे रहे थे, तो बोले एक दिन दे दीजिए, एक दिन में पूरी फिल्म का पूरा शूट करवा लिया। किस तरह से किया, और ये फिर से स्ट्रगल करके बड़ी मेहनत से निकल के आए हैं। थाने में चले गए थे, थाने में रहते थे, मेहनत की उन्होंने, उनकी जिंदगी की कहानी सुनी, एंड देन वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। सबका सुख दुख बांटने लगे हम लोग एक दूसरे। अभी भी बर्थडे में आते हैं संतोषी। विनय बाबू नहीं रहे, कुंदन नहीं रहा, तो मेकर है। हमारा भी समय एज हो गया है, पर मिसिंग पीपल नाउ। आज कुंदन रहता तो आज तो मुझे हमेशा यूज किया है उसने, कभी हाँ कभी ना। और तुमको न और भी रेखा जी के साथ एक फिल्म करवाई, लास्ट में एक फिल्म की पी से पीएम तक, जो रिलीज ही कायदे से नहीं हुई, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। यही जिंदगी है वागले की दुनिया ने। अब दोबारा वागले आया जब मैं फिल्म कर रहा था चंडीगढ़ में, और ये राइट किसी ने मांगा हमको, हॉट स्टार में इसकी जरूरत है, पुराना वाला कहाँ मिलेगा। तो मैं बात करते करते बोला, भाई हमारे पास कैसेट्स हैं, उषा लक्ष्मण, आर के लक्ष्मण की बहू, लेकिन इसका मालिक कोई नहीं है। हम मालिक ढूंढने लगे। तब मेरा लड़का जो है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग में, उसने एमबीए किया था और ओएनएम में काम किया 6 साल। ये आइडिया, उन्होंने पीछे पड़ के आर के लक्ष्मण, दुर्गा कोटे की बेटी पेरिस में और फिर लंदन में 2 जगह पूछा कि आप लोग इसकी राइट्स लेते हैं? बोले नहीं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तब उसने पेपर में अनाउंस किया, कोई एनीबडी क्लेम करने वाला है नहीं है। तो हम लोग उसको राइट्स लेने वाले थे। उषा लक्ष्मण ने कहा मेरे बेटे को कि तुम डायरेक्टर बन जाओ इसमें, कंपनी में, और हम लोग उसको ये बनाते। बोला नहीं नहीं, हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, मेरा भी करियर बन रहा है, खाली इसको ये है कि हॉट स्टार में भाव ताव कर देता हूँ मैं। उसको भाव जमा नहीं। और मैं गया फिल्म करने, कब जेडी मजीठिया ने उनसे ये राइट्स ले लिया, जो भी था डीलिंग हुई उनकी। और जेडी मजीठिया आतिश कपाड़िया आपको फोन करके बोलते हैं तुम आओ ना, बहुत अच्छी चीज दे रहे हैं। यहाँ आने के बाद हमको 2013 के बाद डॉक्टर ने सीरियल करना मना कर दिया था। न बोले तुम, न मैंने कुछ कहा, लास्ट किया था कलर का। उसके बाद मैंने कहा कि नहीं करेंगे। आए तो बोले वागले की दुनिया में कैसे आप कर रहे हैं? तब पता चला कि उषा लक्ष्मण से राइट्स लिया है। अच्छा, तो हमने कहा वागले की दुनिया आप नहीं बना पाएंगे। मतलब चैलेंज है, हमका चैलेंज ही है। कुंदन शाह, आर के लक्ष्मण आप कहाँ से देंगे? जो बात थी उस जमाने की, वो कैसे देंगे आप? तो आतिश ए वेरी गुड राइटर, और जेडी और ये इनका स्पिरिट था कि मैं उसी स्पिरिट में रखूंगा वागले को, और रखा हूं। हालांकि आर के लक्ष्मण और वो नहीं बना सकते, वो जो उसके अंदर एक अलग चीज थी, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा वर्ड्स में, करके बता सकता हूँ। वो चीज बोले समय बदल गया है, नई कहानी नई पीढ़ी इसका नाम रखा है, वागले की दुनिया, नए किस्से, नई पीढ़ी, नए किस्से, नए किस्से, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन भी दिखा रहे हैं, पोता पोती भी दिखा रहे हैं। आज के जमाने में लड़के इंटरनेट और इसके ऊपर आ गए हैं, तो उसके ऊपर काम ज्यादा हो रहा है। पर खूबी ये है कि ये जो सब्जेक्ट आज का भी दे रहे हैं, उसमें माइन्यूट डिटेल्स वाला सब्जेक्ट दे रहे हैं। छोटी छोटी समस्याएं, बाई की समस्या, जो हम लोग पहले करते थे कि छोटी छोटी चीजों को लेके उभारना, बड़ी कहानी ना लेके छोटी कहानी को बड़ा करना, तो मेंटेन तो कर रहे हैं और बहुत पॉपुलर है। दोबारा
सबसे पॉपुलर अभी भी है, जबकि पुष्पा मुझे अच्छी लगती है, उसी कंपनी की बनी हुई है। सर एक आखिरी सवाल, समय की कमी के कारण, आपके जो तार हैं गाजीपुर से जुड़े हुए हैं, आपकी पत्नी पटना से हैं, तो आपके घर में भोजपुरी बोली जाती है या मराठी बोली जाती है? भोजपुरी और कोई नहीं बोलता है। हमारे बाबूजी बोलते थे और हम बोलते थे, माँ नहीं बोलती थी और मेरी बहन बोलती थी, बाबूजी उनसे एक साथ भोजपुरी में बात करते थे। हम भोजपुरी फिल्में कर चुके हैं, मनोज के साथ, रवि किशन के साथ 4-5 फिल्में कर चुका हूँ मैं। भोजपुरी पे तो हम मजा आता है मुझे। तो सर ये 2 बात लाइन। है कि जितना बढ़िया लागेला भोजपुरी, उतना तमरा की सब लैंग्वेज ना लगा, बांग्ला लागेला थोड़ा थोड़ा, लेकिन भोजपुरी का मजे और ना। सो नाइस सर। तो भोजपुरी गाजीपुर में राइटर्स एसोसिएशन जो है, उन लोगों ने सम्मान देने के लिए बुलाया, तो मैं गया था बनारस होकर के। वाइफ और मेरी बेटी रंजना, जिसे हम लोग गए थे गाजीपुर में, बड़ा ट्रॉफी दिया है, लंबा चौड़ा। ठीक है। जो भी है वहां से भी मैसेजेस आते रहते हैं। पर गांव में कुछ नहीं है। गांव भी गया था मैं अपने, घर में टूट टाट गया है सब। चाचा लोग के पास था, चाचा लोग भी खत्म हो गए सब, है नहीं। वो तो छूट गया, बस यही रह गया नाम कि हम गाजीपुर गामर गांव के रहने वाले। जबकि इतना बड़ा गांव है, एशिया का इतना बड़ा गांव है ये। रियली। एरिया में पोस्ट ऑफिस है, स्कूल है, कॉलेज तो खैर दमनिया में है, सब हुआ है हम। और एक एक मोहल्ला, एक एक गांव है, 4 गांव मिला करके गामर बनता है। और बड़े बड़े राय साहब लोग हैं, बिहार लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, कायस्थ लोग हैं। कायस्थ टोला देखा, कायस्थ टोला का चौक देखा था, वहां बैठता था दादाजी के साथ। हमारे चाचा चचेरे दादा जो थे, बाबूजी के पिताजी तो नहीं थे, पर वो बात आई गई हो गई। तो सर आपने हमें समय दिया, आपसे बात करके हमें वाकई बहुत खुशी भी हो रही है और साथ में गर्व भी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी आपको टीवी और सिनेमा में स्कूल डेज से देखा है। और शायद मैं इसे ईश्वर की कृपा कहूँगा कि मुझे आपसे सीधे बात करने का मौका मिला। आपने हमें समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ।